अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटिवली स्मॉल है, मगर ये मेकअप इंडस्ट्री, एस्थेटिक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलर है बाहर के वेस्टर्न वर्ल्ड में और यहाँ पे केपीके के लोगों में, क्योंकि माइक आईब्रोज होती हैं वो डेफिशिएंट ज़्यादा गोरे लोग में होती है, या फिर इस तरह से पठान टाइप 3 स्किन में आईब्रो का कलर बहुत लाइट होता है। ठीक है, तो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। आईब्रो माइक्रोब्लेडिंग, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। इंट्रोडक्शन। आईब्रो माइक्रोब्लेडिंग इज अ सेमी परमानेंट कॉस्मेटिक प्रोसीजर। बेशक इसको कहते हैं सेमी परमानेंट है, लेकिन ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। 8-10 साल तो कहीं नहीं गए, उसके बाद भी ये फेड होती हैं, बिल्कुल खत्म नहीं होती हैं। ठीक है। डिजाइन टू एनहांस द अपीयरेंस ऑफ आईब्रोज बाय क्रिएटिंग इल्यूजन ऑफ फुलर मोर डिफाइंड आईब्रोज। जिन लोगों की हल्की होती हैं वो फुल हो जाती हैं, उम्र जो है 10 से 15 साल कम लगती है, फेस पतला लगता है। और जिन लोगों को जैसे एलोपेशिया रोटैलिस के पेशेंट, या बर्न या स्कार या कैंसर के पेशेंट्स जिनमें ये बिल्कुल ही नहीं होती हैं, उनमें हम बना देते हैं। द टेक्निक इन्वॉल्व्स मैनुअली इम्प्लांटिंग पिगमेंट इन द स्किन यूजिंग अ फाइन हैंड हेल्ड टूल विद मल्टीपल नीडल्स। जो टूल होता है वो एक पेन की तरह का एक होता है, बार सी होती है, उसके आगे आप नया डिस्पोजेबल ब्लेड लगाते हो जिसपे मल्टीपल नीडल्स होती हैं। अभी हम उसकी तस्वीरें भी आगे आपको दिखाते हैं। उससे आप पिगमेंट इम्पार्ट करते रहते हो। मकसद क्या है? इंजरी करना, कहाँ पे जाके, डर्मिस के लेवल पे जाके, और साथ साथ ड्रॉप बाय ड्रॉप पिगमेंट डालना। दोनों आईब्रो से मिला के 0.1 ml, यानी कि एक इंसुलिन सिरिंज 1 ml की होती है, वो 10 आईब्रोज के लिए काफी होता है। इतना थोड़ा पिगमेंट लगता है अगर पिगमेंट ओरिजिनल हो, जैसे गुची का। ठीक है। द रिजल्टिंग स्ट्रोक्स मिमिक नेचुरल हेयर। ये जो हम स्ट्रोक्स, ये जो हम इंजरीज करते हैं ना बारीक बारीक सी, ये हम लाइन की फॉर्म में करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे अपने नेचुरल बालों की डायरेक्शन होती है। गिविंग अ रियलिस्टिक अपीयरेंस, हियर इज अ डिटेल टेक्निकल ब्रेकडाउन ऑफ द माइक्रोब्लीडिंग प्रोसेस। सबसे पहले ये बिफोर देखें, ये पेशेंट हमारे पास आई, इसकी ये मेरी पर्सनल पेशेंट नहीं है, इंटरनेट से तस्वीर ली हुई है। फिर हमने एक सेशन किया माइक्रोब्लेडिंग का। फिर जो है हील्ड हुआ ट्रीटमेंट। ये आपको हील ट्रीटमेंट दिखाने का मकसद क्या है? जब आप पहला सेशन करते हो, आईब्रोज बहुत फुल होती हैं, आप पेशेंट से कहते हो इसमें से 80% पिगमेंट जो है वो वॉश ऑफ हो जाता है, सिर्फ 20% रिटेन रहता है। ठीक है। 10 दिन के बाद जब उसका वो मुकम्मल हील होता है, तो उसमें से 80% पिगमेंट उतर जाता है और 20% सिर्फ रह जाता है, जो आपको हील्ड फर्स्ट ट्रीटमेंट के अंदर नजर आ रहा है। ठीक है। फिर हमने उसका किया सेकेंड ट्रीटमेंट आपके सामने, और ये भी हील होगा, तो इसमें से भी 80% रह जाएगा। और आप देखेंगे जो बालों को जो हमने इंजरीज दी हैं, आप जहाँ से आईब्रो सेंटर से शुरू हो रही हैं, सेकंड ट्रीटमेंट में आप देखें वो स्ट्रोक्स जो लाइनें लगी हुई हैं, ये हमने इस तरह से दिए हैं कि जैसे हमारे नेचुरल हेयर होते हैं। नेचुरल हेयर की डायरेक्शन याद रखना कोई मुश्किल नहीं है। 3-4 पिक्चर्स देखें, या बालों को पेशेंट के बालों को एक और से देखें। किसी की आईब्रो नहीं है तो उसमें हम ए टू जी नहीं माइक्रो ब्लेडिंग कर लेते हैं, वरना जिनकी होती है उसमें आप देखें कि जो उसके अपने बालों की डायरेक्शन है उसमें चलते जाएं। ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं होता। सेंटर से डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ स्ट्रोक्स लेके जाते हैं। थोड़ा मिड पे चले जाएं तो आप ये जो पॉइंटेड एपेक्स, या जिसको आर्च कहते हैं, उसकी तरफ जाते हैं। नीचे वाले बालों का ऊपर की तरफ, ऊपर वाले बालों का नीचे की तरफ। और जो आर्च यानी कि पॉइंट से आगे है, तो जहाँ पे हमारी टेल आईब्रो खत्म हो रही है उसकी तरफ डायरेक्शन ले जाते हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने डर्मिस में रहना है। अगर आप सुपरफिशियल रहे तो उसमें नुकसान ये होता है कि पेशेंट का जो है पिगमेंट फिर स्टे नहीं करता। ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट स्लाइड। असल प्रोसीजर की तरफ आते हैं। प्री प्रोसीजर कंसिडरेशन में पहले तो आपने कंसल्टेशन की, पेशेंट से पूछा कि उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है डिजायर्ड आईब्रोज की, कलर के बारे में, शेप के बारे में, थिकनेस के बारे में। और डिस्कस किया एनी कॉन्ट्राइंडिकेशंस लाइक स्किन कंडीशन, एक्जिमा, सोराइसिस कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। रिसेंट कोई कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स उसने करवाए हुए हैं, वो उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। प्रेगनेंसी में, डायबिटीज में और ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस में, अगर कंट्रोल डायबिटीज है और अगर ब्लड थिनर्स के बाद कोई खास ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो फिर आप उसको कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल ही आप जो है ना इसको ना करें। ठीक है। अब हम आ जाते हैं स्किन एनालिसिस की तरफ। असेस करें पेशेंट की स्किन टाइप पे, टेक्सचर, अंडरटोन्स देखें। अंडरटोन्स टाइप टेक्सचर देखने का मतलब ये होता है कि जो बहुत फेयर टोन होती है उससे बहुत लाइट ब्राउन के शेड्स यूज़ करते हैं। डार्क में हम ज़रा डार्कर यूज़ करते हैं। कभी भी हम प्लेन ब्लैक यूज़ नहीं करते, हमेशा हम जो है अंदर ब्राउन थोड़ा सा मिक्स करते हैं। 3:1 होता है कि 3 जो होते हैं, आप यूनिट्स लेंगे ब्राउन के, तो 1 यूनिट अंदर ब्लैक का मिक्स करें। इतना थोड़ा हम ब्लैक डालते हैं क्योंकि ब्लैक ग्रे हो जाता है। तो ये सेल्फ डिटरमिन द अप्रोप्रिएट पिगमेंट शेड एंड इंश्योर्स ऑप्टिमल हीलिंग। जो हीलिंग है वो उस पे भी फर्क पड़ता है। ऑयली स्किन जिन पेशेंट्स की होती है उनका पिगमेंट इतना रिटेन नहीं रहता। ड्राई स्किन वालों के ऊपर क्रस्ट ज्यादा बनता है, आपने उनको बता देना है।
Determine the suitability for microblading, ensuring no active infections or open wounds. Open wounds या active infection, किसी को कट लगा है, खून निकल रहा है, कोई folliculitis है, कुछ भी है, पस भरी हुई है कहीं पे, तो जाहिर है वो एक मेडिकल इमरजेंसी है, उसको रेफर कर दें या पहले उसको ट्रीट करें, उसके ऊपर ही ना करना शुरू हो जाए। किसी का एक्सीडेंट हुआ है, आईब्रो हेयर वहां से खत्म हो गए, तो जब तक वो स्कार नहीं बनेगा, जब तक वो हील नहीं होगा, तब तक आप उसके ऊपर माइक्रोब्लेडिंग नहीं कर सकते। डिजाइन एंड मैपिंग इसका सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। यूजिंग अ ब्रो रूलर और स्टेंसिल। देखिए, ब्रो रूलर और स्टेंसिल आपको दराज से आराम से मिल जाते हैं और इधर उधर से लूटने की जरूरत नहीं है। और इसमें 100 रुपए का आपको मिल जाता है। सिलिकॉन रूलर आपको दराज से मिल जाएगा। वो सबसे जो है ना सस्ता भी है और सबसे इजी भी है, क्योंकि आपकी राइट और लेफ्ट होती कभी भी सिमेट्रिकल नहीं होती। और जो ब्रो रूलर्स बनाए होते हैं वो एक डमी के हिसाब से बनाए होते हैं, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए बनाए होते हैं, उसमें राइट और लेफ्ट एसिमेट्री होती है। अगर आप ब्रो रूलर एक नॉर्मल इंसान के ऊपर रखते हो, एक मॉडल का चेहरा भी ले लो जो बिल्कुल परफेक्ट है, दिख रहा है, हर हिसाब से लिफ्टेड है, तो उसमें भी एक साइड की आईब्रो थोड़ी ऊपर होती है, एक साइड की आईब्रो थोड़ी नीचे होती है। तो ब्रो रूलर या स्टेंसिल्स यूज करने से कोई खास फायदा नहीं होता, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं। सिलिकॉन रूलर यूज करें जो आपको दराज से 100-200 रुपए का मिल जाता है। वो फोल्ड रूलर होता है, सिंपल, और ऐसे गोल गोल वो आपके फेस की आर्चेस के साथ साथ बेंड हो जाता है, ठीक है। सिलिकॉन रूलर और ट्रांसपेरेंट भी होता है, आपको नीचे से भी दिख रहा होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फेशियल सिमेट्री एंड बोन स्ट्रक्चर, ठीक है। मार्क द पॉइंट्स लाइक स्टार्ट, आर्च, टेल एंड क्रिएट अ बैलेंस ब्रो। ऑब्टेन द क्लाइंट अप्रूवल बिफोर प्रोसीडिंग टू द माइक्रोब्लेडिंग प्रोसीजर। सबसे पहले आपने पॉइंट्स मार्क किए, पेशेंट से बातें डिस्कस की। आपने रहना तो उसकी ओरिजिनल आईब्रोज के अंदर ही होता है, और आपने उसको बताना होता है ये परमानेंट है, और बाद में फिर आपको शक्ल अपनी पसंद ना आई, क्योंकि शक्ल में जो चेंज है वो आपकी आंखें इतने आराम से एक्सेप्ट नहीं करती हैं। तो फिर इसका रिवर्सल सिर्फ लेजर के मल्टीपल सेशंस है, ठीक है। उससे बहुत ज्यादा नेगेटिव काउंसिल करें और उसकी नेचुरल आईब्रो को ही फुल और थिक करें। जैसे आप ऊपर देखें तो जो हमने पिछली पिक्चर देखी थी, उसमें जो उसकी नेचुरल थी हम उसके अंदर अंदर ही रहे। और ये जो अब मेरे पास पिक्चर है, ये जो ब्लैक ब्लैक आईब्रोज है, अगर मैं उस पेशेंट की ऐसे ब्लैक बना देती तो बताएं उसकी शक्ल कितनी बुरी लगती है और कितनी आर्टिफिशियल लगती है, ठीक है। ये जो मार्किंग्स हम पढ़ते हैं, ये हम इसलिए पढ़ते हैं कि जो पेशेंट एलोपेशिया टोटैलिस के जिनकी कोई आईब्रो है ही नहीं, कोई लैंडमार्क हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, उसको भी तो हम कुछ सेटल कर सके ना। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर एक के ऊपर ये जिस तरह इस खातून के चेहरे पे इतनी मोटी मोटी आईब्रोज बनी हुई है सेम ऐसी बना देनी है। पेशेंट से पूछना है, ये मार्किंग्स ड्रॉ करनी है, और उसके बाद आईब्रो बना के उसको पेन से मार्कर से या जो आपका पिगमेंट है उसको आपने टॉपिकल लगा के, यानी कॉटन बर्ड से या ये जो पेंटिंग वाला ब्रश होता है 1 नंबर का, उससे ड्रॉ करके दिखानी कि ये तुम्हारी फाइनल लुक होगी। उसकी पिक्चर्स लेनी है, उससे अप्रूव करवाना है, फिर आप माइक्रोब्लेडिंग जो परमानेंट तकरीबन प्रोसीजर है उसकी तरफ जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पिंक लाइंस बनी हुई हैं, ये इनको जो है ना, इनको ये मार्किंग सबसे बड़ी बात है, ठीक है। मुश्किल जो इसमें चीज है उसको हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि हमने कैसे करनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड। डिजाइन एंड मैपिंग। डिफाइनिंग द ब्रो लैंडमार्क। स्टार्ट, ब्रो हेड से स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द आईब्रो इज टिपिकली अलाइंड विद द आउटर एज ऑफ द नोस्ट्रिल और द इनर कॉर्नर ऑफ द आई। ये देखें जी, सबसे पहले तो आपने बिल्कुल नाक की टिप में एक मिड लाइन बना ली, ये जो तस्वीर में भी बनी हुई है, दोनों आईब्रोज के दरमियान नाक के मिड पे एक फुल आपने मिड लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। उसके बाद आपने देखें कि जहां से आईब्रोज शुरू हो रही हैं उधर एक लाइन लगी है जो कि नोस्ट्रिल के अपर मार्जिन पे है। नोस्ट्रल को अगर आप गोल ड्रॉ कर लें, जहाँ पे नोस्ट्रल एक तरफ नोस्ट्रल लगती है चीक पे, एक तरफ नोस्ट्रल खत्म होती है नाक की ऊंचाई पे, ये जो लाइन है ये आपके मिड पॉइंट से कितनी होती है, कम से कम 4 मिलीमीटर, यूजुअली 5 to 8 मिलीमीटर। दोनों तरफ आपने जो मिड लाइन ड्रॉ की थी नाक के ऊपर, उससे पैरेलल आपने लाइनें बना ली। कितना कितना, 5 to 8 मिलीमीटर मिड लाइन से, या बहुत कम गए तो 4, इससे कम गए जाएंगे तो गुस्से वाला चेहरा लगेगा, ठीक है। typically aligned with the outer edge of the nostril or the inner corner of the eye। आप देखिए कि ये inner corner of the eye और outer edge of the nostril को अलाइन कर रही हैं। अगर आप outer edge of the nostril, inner corner of the eye को भी नहीं देखना चाहते, तो जो आपने मिड लाइन बनाई थी उसके दोनों साइडों पे जो लाइन ए है, जिसका नाम यहाँ पे इनिशियो है, ये मिड लाइन से कम से कम 5 to 8 मिलीमीटर, और अगर बहुत करीब लेके जाना चाहते हैं तो 4 मिलीमीटर, इससे करीब नहीं जानी, ठीक है। यूज एन आईब्रो रूलर कैलिपर्स टू ड्रॉ वर्टिकल लाइन ऑन दिस पॉइंट, मार्किंग वेयर द ब्रो विल बिगिन। आईब्रो यहाँ से शुरू होगी। उसमें भी देखे, उसने सीधी यूं शुरू नहीं की, उसने उसमें भी ट्राइंगुलर सी शुरू की है, ऊपर वाली साइड से थोड़ा
बारी रखा है, वरना बिल्कुल ही गुस्से वाला चेहरा बन जाता है, एग्रेसिव। Arch is the highest point of the brow and usually aligns with the outer edge of the iris when the client is looking ahead. अब पेशेंट को बेड पे आपने लिटाया होता है, आप उसे कहते हैं ऊपर सीधा आराम से छत पे देखें, ठीक है? और आपने नोस्ट्रिल का आउटर कॉर्नर, यानी कि जहाँ पे आपका नाक आपकी चीक के साथ मिल रहा है, जहाँ पे आपकी नाक खत्म हो रही है और गाल शुरू हो रही है, जो बिल्कुल कॉर्नर है, यहाँ पे ये लाइन बी के नाम से है, जिसका नाम है पोंटो एल्टो। ये आई थिंक फ्रेंच वर्ड्स यूज किए हुए हैं या पता नहीं। तो इसमें आपने जहाँ पे आपका नाक खत्म हो रहा है वहां से आपने रूलर रखा, पेशेंट के प्यूपिल के मिड में से गुजरते हुए आए और आईब्रो के ऊपर उसको ले गए, दोनों तरफ मिड लाइन से दोनों तरफ का फासला सेम होना चाहिए, ठीक है? ये दूसरी वर्टिकल लाइन हमने पढ़ ली। अभी आपने ये ड्रॉ वर्टिकल लाइन टू मार्क द आर्च पॉइंट, दिस इंटरसेक्ट्स विद द ब्रोज अपर कंटोर इंडिकेटिंग वेयर द ब्रोज पीक शुड बी। यानी कि इस लाइन तक आप आईब्रो को ऊपर लेके जा सकते हो, इससे ज्यादा इस लाइन के बाद जो है आपने आईब्रो को नीचे की तरफ लेके आना है, ठीक है? टेल, the tail is where the brows end. It is often aligned with the outer corner of the eye or the outer edge of the nostril, drawing a vertical line from this point indicating where the brows tail should be. आपने फिर रूलर को वहां रखा जहां आपका नाक खत्म हो रहा है, यानी कि नोस्ट्रल खत्म हो रही है और चीक शुरू हो रही है, जो जंक्शन है वहां पे रखा, और फिर आपने कॉर्नर आउटर कॉर्नर आई पे रखा जहां पे आपकी आंख खत्म हो रही है, ऊपर सीधा जाते गए ये लाइन नंबर सी आपकी बन गई, जिसका नाम है फाइनल। और यहाँ तक लंबी आपने आईब्रो लेके जानी है, इससे लंबी लेके जाएंगे तो पेशेंट का जो है वो एबनॉर्मल फेस दिखेगा। हमने अभी तक 3 लाइनें पढ़ी हैं। सबसे पहले तो आपने सेंटर में एक मिड लाइन मार्क की, जो रेफरेंस लाइन है, इसमें इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है मार्किंग से, ये सिर्फ एक रेफरेंस लाइन है जिसे हम मेजर करते हैं। फिर हमने 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ की, ए के नाम से, जहाँ पे आपकी नोस्ट्रिल ऊपर वाली साइड पे खत्म हो रही थी, वहां पे रूलर रखा, सीधा ले गए, आपकी आंख के इनर कॉर्नर से अंदर अंदर ही है, सीधा ले गए मिड लाइन से। ये वाली लाइन ए जो है ये 5 to 8 मिलीमीटर एवरेज फासले पे होती है, यानी कि दोनों आईब्रोज के दरमियान जो फासला होगा वो 10 मिलीमीटर से लेके 16 मिलीमीटर तक होगा। बहुत कंजर्वेटिव जाना चाहते हैं तो मिनिमम 8 मिलीमीटर, इससे ज्यादा करीब आईब्रोज को नहीं बनाना, एग्रेसिव फेस दिखेगा। जो हमने लाइन बी पढ़ी वो हमने ये पढ़ी कि जो आउटर कॉर्नर द नोस्ट्रल था, जहाँ पे आपकी नाक खत्म हो रही थी चौड़ाई में, वहां से लाइन बनाना शुरू की, रूलर रखा, आंखें पेशेंट की खुली हुई थी, उसके प्यूपिल के अंदर मिड पॉइंट तक रूलर को आपने प्लेस किया, आंख के अंदर नहीं लेके जाना, मतलब उसके प्यूपिल के मिड पॉइंट के ऊपर आपका रूलर जाना चाहिए, और ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली आईब्रो पे जो कि बी है। इस लाइन तक आईब्रो को ऊपर लेकर जाएंगे, उसके बाद नीचे लेके जाएंगे। अभी हम सिर्फ मार्किंग्स पढ़े, अभी हम माइक्रो ब्लेडिंग नहीं पढ़े। जो लाइन नंबर सी थी वो हमने ऐसी बनाई कि जहाँ पे नोस्ट्रिल्स खत्म हो रही थी, आउटर जो बॉर्डर था नोज का, वहीं पे बिल्कुल वहीं पे रूलर रखा, और फिर हमने देखा हमारी आंख कहाँ पे खत्म हो रही है, उसके ऊपर रूलर रखा और सीधा हम आगे आते चले गए, तो आपने लाइन सी ड्रॉ कर दी। ये 3 लाइनें आपकी जो थी हॉरिजॉन्टल लिमिट्स बता रही हैं, ये वर्टिकल लाइंस आपकी हॉरिजॉन्टल लिमिट्स। लाइन ए बता रही है कि इससे अंदर नहीं आना, इससे मीडियल नहीं जाना। लाइन बी बता रही है कि इस लाइन के अंदर अंदर जो है आईब्रो ऊपर जाएगी और इस लाइन के बार बार आईब्रो नीचे आएगी। और लाइन सी बता रही है कि इससे ज्यादा लेंथ आईब्रो की नहीं करनी। अभी तक हमने सिर्फ ये 3 लाइंस पढ़ी हैं, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड। अब आपने ब्रो की शेप बनानी है, ठीक है? सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस में देखते हैं। ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम द स्टार्ट to the tail ensuring the lower brow contour is even and symmetrical. Draw another horizontal line from the arch to the tail creating the upper brow contour. पहले हम एक horizontal line को देखते हैं। Horizontal line from the start to the tail ensuring the brow contour is even and symmetrical. सबसे नीचे आप देखें, सबसे नीचे वाली जो horizontal line है जिसका नाम है C फाइनल, ठीक है? जहाँ पे C फाइनल लिखा हुआ है, ये लाइन जहाँ पे आपके आईब्रो के बाल शुरू हो रहे थे, हमने वहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, ठीक है? जिस पेशेंट के अंदर ये आईब्रो के बाल नहीं होते, बिल्कुल ही कुछ नहीं होता, उसके लिए आप जो है फेस, पेशेंट के फेस के हिसाब से भी देखते हैं, और उसके कुछ और मेजरमेंट्स है वो अभी मैं आपको बताने लगी हूँ, ठीक है? तो जहां पे आपके आईब्रो का पहला बाल शुरू हो रहा था, वहां पे आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली, जहां पे ये पॉइंट नंबर सी लिखा हुआ है, ये वाली लाइन। इससे नीचे अब आपने माइक्रो ब्लेडिंग नहीं करनी, ठीक है? वरना वो टू डीप हो जाता है, वही चेहरा गुस्से वाला लगता है।
Draw another horizontal line from the arch to the tail, creating the upper brow contour. अब हमारा ये जो पॉइंट बी था, इसके ऊपर भी हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई जहां पे हमारे जो बाल थे जो सबसे ऊंचे जहां तक पहुंचे हुए थे वहां तक, वहां पे उससे यानी कि ऊपर हमने नहीं माइक्रो ब्लेडिंग करनी। ठीक है। और आपको यहाँ पे एक तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन भी दिख रही है जो इन दोनों के दरमियान है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हम कहाँ बनाते हैं, जहां पे आप देखें आपके आईब्रो के बाल शुरू हो रहे थे, जहां पे आपने लाइन सी ड्रॉ की थी, जहां वो बाल जहां ऊपर जा रहे हैं, ऊपर लेंथ की तरफ जहां उनकी लेंथ खत्म हो रही है, वहां पे आपने ये वाली दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। यानी कि इसका जो ओरिजिन है ये भी आपकी अपनी नेचुरल आईब्रो से होगा। जो लोग बहुत ही आईब्रो डेफिशिएंट है, बिल्कुल आईब्रो है ही नहीं, उनकी मेजरमेंट मैं आपको भी अलग से बताती हूँ। ठीक है। मैं इसको रिपीट करती हूँ हॉरिजॉन्टल लाइंस को। जो लाइन नंबर सी थी जहां पे आपके बाल आईब्रो के शुरू हो रहे थे, वहां पे एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई कि हमने इससे नीचे मार्किंग नहीं करनी। जहां पे पॉइंट बी लिखा हुआ है उस तरफ एक और हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, जो ए को भी क्रॉस कर रही है, जो मिड लाइन को भी क्रॉस कर रही है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे बालों की लेंथ जितनी ऊपर तक जा रही थी मैक्सिमम हमने वहां पे बना ली। अब एक और हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि इन दोनों के दरमियान में है। ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हम कैसे बनाते हैं, जहाँ पे हमारे बालों की लेंथ शुरू होके सेंटर में खत्म हो रही है वहां पे हमें हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं। जिन लोगों के बिल्कुल ही बाल नहीं होते हैं उनकी हम मिड ऑफ द नोज से मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब आगे कनेक्टिंग लाइंस। कनेक्ट द हॉरिजॉन्टल लाइंस टू इंश्योर अ कंटिन्यूअस आउटलाइन ऑफ द ब्रो शेप। दिस शुड रिजेंबल द डिजायर्ड ब्रो शेप वेदर इट्स स्ट्रेट, कर्व्ड और आर्च्ड। इसको कनेक्ट करने का बहुत आसान तरीका होता है। अब आप ये देखें कि ये जो ए लाइन लगी हुई है जो वर्टिकल आ रही है, ये जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन से सबसे नीचे कट हो रही है, वहां से हमने थ्रेड रखा या रूलर रखा और एक हम एंगुलर लाइन ले गए दूसरी तरफ, और इसी तरह इस कोने से उस तरफ जो कि आर्च वाली बी लाइन को कट कर रही है। ठीक है। ये हमारी एक डायगोनल लाइन हो गई। ठीक है। इससे पता चलेगा हमारी आईब्रो इतनी मोटी रहेगी। नॉर्मली कितनी होती है, यहाँ पे आपने 4 का वर्ड बहुत जरूरी है। 4 टू यहाँ पे होती है 8 mm, हर जगह आपने 4 रखा और 4 के मल्टीपल्स को रखा तो आपके लिए आसानी हो जाएगी याद रखना। ठीक है। एक आपने डायगोनल लाइन पढ़ ली। दूसरी जो डायगोनल लाइन है जो कि लोअर लिमिट ऑफ द आईब्रो है, इसको आपने जहाँ पे आपकी आईब्रो शुरू हो रही थी, जहाँ पे ए और पहली हॉरिजॉन्टल लाइन कट रही थी, उसके साथ आपने ड्रॉ की पैरेलल टू द अपर लाइन। ठीक है। ये दो डायगोनल लाइंस हैं इस डायग्राम में जो आपको बता दी है। इससे आपकी आईब्रो की थिकनेस पता चलेगी जो कि यूजुअली जो होती है वो 8 to 10 mm होती है। आप 8 से ही स्टार्ट करें एट द बिगिनर लेवल, 10 में इतनी मोटी हो जाती है कि फिर पेशेंट जो होता है वो फिर परेशान हो जाता है कि ये क्या, बाद में वो रिवर्सल के लिए आता है, लोग स्यू भी कर देते हैं। ठीक है। सिमेट्री चेक में यूज द कैलिपर्स टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द की पॉइंट स्टार्ट आर्च टेल ऑन ईच आईब्रो। इसका मतलब ये होता है कि देखिए ना, पॉइंट ए से बी का जो फासला है वो आपने एक तरफ मेजर किया और उधर से दूसरी तरफ मेजर कर लिया, कैलिपर से कर लें, सिलिकॉन रूलर से कर लें। इस तरह पॉइंट सी और बी का जो फासला है वो आपने दोनों तरफ मेजर कर लिया। पॉइंट ए और सी के दरमियान जो फासला है वो आपने मेजर कर लिया। हॉरिजॉन्टल लाइंस का आपस में जो फासला है वो भी आपने मेजर कर लिया। ठीक है। Ensure these distances are equal on both sides. Check the angle and the curvature of the brows to ensure they match. अगर आपकी मेजरमेंट्स ठीक होंगी ना तो आपके एंगल्स भी बिल्कुल ही ठीक होंगे, उसमें आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। अब मैं जो ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी बिल्कुल ही आईब्रो नहीं है उसमें आपने क्या करना है उसका मैं आपको बता देती हूँ। ऐसे पेशेंट्स बहुत रेयर आएंगे लेकिन आपको पता हो। सबसे पहले आपने सेंट्रल लाइन मार्क की। ठीक है। सिमेट्री के लिए वो तो आपने नाक की टिप से करनी है ना, उसमें तो आपका कोई किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। ये आप 4 to 5 सेंटीमीटर की पॉइंट ऑफ द टिप ऑफ द नोज से सीधी एक सेंट्रल लाइन मार्क कर लेते हैं। ठीक है। अब ये जो लाइन है इसके ऊपर आप हर 10 मिलीमीटर के बाद एक मेजरमेंट का निशान लगा देते हैं, जैसे 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm तक। ठीक है। अब ये जो साइडों पे दो वर्टिकल लाइन सी, ये 5 to 8 mm फ्रॉम द मिड लाइन होती है, ये तो हमें पता था। लेकिन ये कितनी लंबी होगी, ये 35 to 40 mm होगी फ्रॉम द नोस्ट्रिल्स। चलो आपके पास फीमेल पेशेंट है और आपने एक एवरेज 35 mm लगा ली। ठीक है। यानी कि यहाँ से आपके आईब्रो की लोअर लिमिट जो थी, लोअर इनर कॉर्नर, वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ऊपर जो आपने जाना है, जो अपर आपके पास
पैरेलल लाइन सी वो 15 to 20 mm होती है above the midline and end in 45 to 50 mm from the nostrils। और जो लोअर पैरेलल लाइन सी वो 8 to 10 mm है बिलो द मिड लाइन और ये एंड करती है 50 to 60 mm फ्रॉम द नोस्ट्रल्स। और जो डायगनल आर्चेज हैं वो दोनों तरफ आपकी 50 to 60 मिलीमीटर होनी चाहिए नोस्ट्रल से। और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उनकी लेंथ जो है वो 55 to 65 mm अक्रॉस द ब्रोथ होनी चाहिए। इसमें आपकी जो सेंट्रल यानी कि मिड लाइन थी आपने उसी से मेजरमेंट्स लेते हुए पूरी की पूरी नई आईब्रो बना ली। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। माइक्रोब्लेडिंग का प्रोसीजर बहुत आसान है। ऑल टूल स्टरलाइजेशन की इसमें आपको टेंशन ही नहीं होती। आपका नया ब्लेड होता है, नया सब कुछ होता है, बस किसी चीज पर टच ना हो और स्किन को अच्छी तरह साफ कर लें। सिंगल यूज डिस्पोजेबल नीडल्स टू अवॉइड क्रॉस कंटेमिनेशन, इनकी भी पिक्चर आपको दिखाती हूँ। ये बहुत सस्ते होते हैं, 20-30 रुपए का एक आराम से मिल जाता है। वेयर ग्लव्स, मास्क, प्रोटेक्टिव आई वेयर फॉर सेफ्टी। आई वेयर आपने क्यों पहना है? अपनी सेफ्टी के लिए, इसलिए क्योंकि जब आप पेशेंट का ब्लड होता है वो ऊज आउट करता है तो वो आपकी आंख में भी उसका कोई छोटा सा पटल गिर जाता है, फिर पेशेंट हेपेटाइटिस बी, सी, HIV बहुत सारे वो आपको नुकसान है। अप्लाई टॉपिकल एनेस्थेटिक टू रिड्यूस डिस्कम्फर्ट। अप्लाई करने से इतनी डिस्कम्फर्ट कम नहीं होती। पेशेंट को ओरल भी खिलाएं, टॉपिकल अप्लाई भी करें और सबकट इंजेक्शन भी दें आप। ठीक है, लाइडोकेन एंड एपिनेफ्रिन और कॉमनली यूज। जो लाइडोकेन एपिनेफ्रिन के मिक्सचर के साथ आती है वो आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग नहीं होने देती, वो बड़ी अच्छी रहती है। अलाउ सफिशिएंट टाइम फॉर नमिंग एजेंट टू इफेक्ट। जो आप क्रीम लगा के बिठाते हैं ना वो आप 20 से 30 मिनट कम अज कम, वो भी ओक्लूजन के साथ, यानी ऊपर कोई डिस्पोजेबल आपका ग्लव ही है वही लगा दें, वरना क्लिंग रैप लगा दें। चूज अ पिगमेंट दैट मैचेस और कॉम्प्लीमेंट्स द पेशेंट्स नेचुरल हेयर कलर और स्किन अंडरटोन। सफेद रंग के पेशेंट के ऊपर बिल्कुल काला लगा देंगे या डार्क कलर में बिल्कुल ब्लैक, वो सही नहीं रहेगा। ठीक है, मिक्सिंग करें। गोरे लोगों में हल्का कलर यूज करें। गुची के टोटल 5 कलर्स हैं, वही वही आप फेस के ऊपर बॉटल ऐसे ही रख के देख लेते हैं उसके साथ कौन सा मैच कर रहा है पेशेंट के साथ। टेस्ट द पिगमेंट ऑन अ स्मॉल एरिया टू इंश्योर कलर एक्यूरेसी आफ्टर हीलिंग। पेशेंट कहेगा कि अभी तो ये ऐसा है और आप भी कहेंगे तो बाद में बता रिजल्ट कैसा आएगा हीलिंग के बाद, तो 80% उधर जाता है। तो कोई छोटा सा टेस्ट पैच हो लेना चाहे तो आप कर सकते हैं। होल्ड द माइक्रोब्लीडिंग टूल एट अ 90 डिग्री एंगल टू द स्किन। जो टूल है वो 90 डिग्री के एंगल पे होगा तो आप 4 mm नीचे जा रहे होंगे। हमने यहाँ पे लोअर डर्मिस में रह के काम करना होता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पेन के आगे जो है उसको टूल को 4 मिलीमीटर की लेंथ के ऊपर फिट कर लें, तो आप जो है पूरा ही टूल अंदर ले जाएंगे तो आप सही डेप्थ में जा रहे होंगे। अगर आप डर्मा पेन यूज कर रहे हैं और उसके आगे आप ये परमानेंट मेकअप वाली कार्ट्रिज लगा रहे हैं तो उसमें आप डेप्थ सेट कर लें। Use gentle, precise strokes to create hairline lines following the natural direction of the hair growth for a realistic appearance। यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना, आपने जरा डीप ही लाइंस देनी है, ताकत लगानी है और आपने ऊपर से सिरिंज के अंदर आपने भरा हो अपना, बजाय एक रिंग में सिरिंज में आपने भरा हो पिगमेंट तो ड्रॉप ड्रॉप डालते जाते हैं। बिगेन विद लाइटर स्ट्रोक्स एडजस्टिंग प्रेशर नीडेड टू अवॉइड एक्सेसिव ट्रॉमा टू द स्किन। हल्के हल्के स्ट्रोक्स शुरू में दें और प्रेशर को एडजस्ट करें। इतना भी ना हो कि खून के जो है वो पूल्स निकलना शुरू हो जाए और इतना भी ना हो कि पिगमेंट स्टे भी ना करे। जेंटल का मतलब ये नहीं होता कि हल्का, जेंटल का मतलब होता है जितना रिक्वायर्ड है उतना। बिल्ड डेप्थ बाय एडिंग लेयर्स ऑफ द स्ट्रोक। और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता डीप जाते जाएं और स्ट्रोक्स में लेयर्स एक पूरी कर ली आईब्रो दोबारा की। दिस enhances the 3D effect and creates a natural look। ठीक है, फॉर शेडिंग टेक्निक्स मैनुअल मशीन और मेथड कैन बी यूज टू एड डेंसिटी और फिल स्पार्स एरियाज। कुछ लोग कहते हैं हमें बिल्कुल फुल ब्रोज, पाउडर ब्रोज चाहिए, तो उसके लिए आप जो इसका चार्मेंट पेन होता है या डर्मा पेन वो भी आप यूज कर सकते हैं। ऐसे केसेस जरा कम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ये देखें जी, ये जो आपके कार्ट्रिजेस हैं ये L1, L3, R5, L5, L7, L9 जो है ये आपकी परमानेंट मेकअप वाली होती है, सेमी परमानेंट मेकअप वाली। इसमें आप यूज कर सकते हैं जैसी आपको रिक्वायरमेंट हो। जैसे ये जो L9 है इसका मतलब है इसके आगे 9 नीडल्स लगी हुई हैं, तो ये आईब्रोज के लिए बड़ी जबरदस्त है। ठीक है, और ये जैसे L1 है ये कोई बहुत छोटा किसी ने मोल बनाना हो उसके लिए अच्छी होती है, किसी ने वो थोड़ा सा ही अपनी बस करवानी हो। और इसके अलावा एक्सक्यूज मी, जो टूल होता है उसके आगे भी आप डिस्पोजेबल ये यूज कर सकते हैं। ये देखें, ये है सिंगल यूज के लिए, F5 है ये, इसमें 5 नीडल्स होंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड।
प्रोसीजर की जो केयर होती है वो क्या क्या होती है? इमीडिएट आफ्टर केयर में आपने क्लीन किया ब्रोथ को विद अ माइल्ड नॉन एल्कोहलिक क्लींजर टू रिमूव एक्सेस पिगमेंट एंड एंटीसेप्टिक। जो पिगमेंट स्किन के अंदर चला गया वो वहीं रहेगा, एक्सेस को आप ऊपर से साफ कर दें। थिन लेयर ऑफ ऑइंटमेंट टू प्रिवेंट ड्राइंग एंड स्केबिंग। एक्सक्यूज मी, स्केबिंग एंड ड्राइंग होगी लेकिन उसको एक्सेसिव को आपने रोकने के लिए फ्यूसिडिन एच लगा लें। प्रोवाइड आफ्टर केयर इंस्ट्रक्शन emphasizing the importance of avoiding water, makeup or excessive touching of the treated area for the first week। पहले हफ्ते कुछ लोग तो वॉश भी नहीं करते, बहुत ज्यादा पानी ना लगाएं, मेकअप ना लगाएं, फेशियल ना कराने चले चले जाएं। अगर पानी अवॉइड नहीं कर सकते, वुजू वगैरह करना है तो फ्यूसिडिन लगा के उसके ऊपर से करें, ठीक है। Healing process. Expect some redness, swelling and slight discomfort. These typically subside by a few days। अगर आप एक ब्लड सैंपल भी देते हैं सीबीसी के लिए तो जहाँ आपको सुई लगी होती है थोड़ी बहुत आपको डिस्कम्फर्ट रहती है ना 2-3 दिन, इसी तरह इसकी भी रहेगी। The pigment may appear darker initially, will lighten with the area and heals। 30 to 40% लाइटर हो जाएगा पिगमेंट, और जब फुल हीलिंग होगी 10 days में तो सिर्फ 20% रह जाता है। Scabbing and flaking may occur, but clients should avoid picking to prevent pigment loss and uneven healing। ऊपर जो खरेन बनते हैं उनको छीलना नहीं, उनको उतरने देते रहना है, वरना जख्म बन जाएगा नया और अनइवन हो जाएगा, कहीं से कलर कहीं से कलर कोई और। स्केड्यूल ऑफ फॉलो अप अपॉइंटमेंट 4 to 8 weeks टू असेस हीलिंग एंड मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट। 10 days के बाद जो होती है वो हमारा सेकंड सेशन होता है, ये उसके बाद की है। 4 to 8 वीक, 4 to 6 वीक्स है, ये उसके बाद की बात हो रही है कि जब हमारे 2 सेशंस के अंदर हमारी माइक्रोब्लेडिंग कंप्लीट होती है, ये उसके बाद है। अ टचअप सेशन में बी रिक्वायर्ड टू फिल अप द गैप्स एंड डार्कन द पिगमेंट, एडजस्ट द शेप। लेस इज मोर, पहले थोड़ा थोड़ा करें, फिर पेशेंट को और ज्यादा चाहिए तो वो जो हीलिंग वाला सेशन हो गया, यानी कि पहली दफा की 10 दिन बाद दूसरा सेशन किया, उसके 4 to 6 वीक्स के बाद अब पेशेंट को आप उसको कोई टचअप चाहिए तो हो गया। द रिजल्ट ऑफ माइक्रोब्लेडिंग लास्ट 1 to 3 years डिपेंडिंग ऑन द स्किन टाइप, आफ्टर केयर, लाइफस्टाइल फैक्टर्स। ये मिनिमम 1 to 3 years है, 10-10 साल तक चलता है। अब आप ये देखें, स्ट्रेट, कर्व, सॉफ्ट आर्च, हाई आर्च, एस शेप्ड और अपवर्ड, इस तरह के जो बिल्कुल ही होते हैं ना अनरियलिस्टिक चीजें, ये टेम्परेरी अच्छी लगती हैं, पेशेंट का फेस इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता। नॉर्मली यही सॉफ्ट आर्च चलती हैं, ठीक है। तो या स्ट्रेट ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं या सॉफ्ट आर्च। बाकी सब में फेस अग्रेसिव, गुस्से वाला और चालाक सा लगता है। पेशेंट को आप गाइड करें, अगर उसको ये शेप्स पसंद है तो वो टेम्परेरी पिगमेंट से बनवा ले, परमानेंट फिर खत्म करना आजाब हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, ये देखिएगा जरा। risks and complications में improper sterilization and aftercare can lead to infection। Ensure strict hygiene protocols are followed। Rarely clients might experience allergic reactions to the pigment। Conduct a patch test if necessary। If the pigment is too deep, it can migrate leading to blurred lines or discoloration। 4 mm से नीचे चला गया या 3 mm से भी नीचे चला गया, यानी कि आप अपनी लिमिट 3 mm रखें, ठीक है। तो इतना ज्यादा वो फैल जाएगा कि वो सारा खराब हो जाएगा, और फिर आप लेजर भी करते रहेंगे, इतनी डीप लेजर जाना और उसको सही करना इतना आसान नहीं है। फैक्टर्स लाइक स्किन टाइप, एज एंड इम्प्रॉपर आफ्टर केयर कैन रिजल्ट इन अनइवन हीलिंग और पिगमेंट लॉस, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। माइक्रोब्लेडिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर दैट रिक्वायर्स आर्टिस्टिक स्किल्स एंड टेक्निकल नॉलेज। ये कोई डॉक्टर्स के लिए कोई सिर्फ नहीं है, इसमें जो आर्टिस्टिक नॉलेज इनको जितनी अच्छी होती है वो उतना अच्छा बना लेते हैं। प्रॉपर ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन आर एसेंशियल टू इंश्योर सेफ्टी एंड ऑप्टिमल रिजल्ट्स। सेफ्टी तो आप समझ जाते हैं, लेकिन जो इसके ऑप्टिमल रिजल्ट्स हैं उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। जो लोग बाहर से करके आए होते हैं उनकी तो बहुत ही अच्छी, क्योंकि स्किल वहां पे ज्यादा पॉलिश्ड है, ठीक है। और टोटल इसमें यही है, बाकी जो क्वेश्चन है वो आप चैट में पूछ सकते हैं।